हम आज दुनिया की चौथी इकोनॉमी बने हैं कि अब जापान को भी पीछे छोड़ करके हम आगे निकल गए। मोदी सरकार और बीजेपी हर जगह ये दावा कर रही है कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है। अब हम फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है। टीवी चैनल, सोशल मीडिया और सरकारी एड्स में सिर्फ यही हेडलाइन चल रही है कि इंडिया $4 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी बन चुकी है। IMF के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। India has overtaken Japan and become the fourth largest economy in the world. लेकिन IMF के असली डेटा में इंडिया आज भी ऑफिशियली 5th नंबर पर है। जापान अब भी आगे है। सरकार आने वाले वक्त के अनुमान यानी फ्यूचर प्रोजेक्शन को आज की सच्चाई बताकर जनता को गुमराह कर रही है। मोदी है तो मुमकिन है। और मान भी लें कि कल इंडिया 4th नंबर पर पहुंच भी गया, तो क्या इससे आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ा है? इंडिया में आज भी 80 करोड़ लोग फ्री राशन पर डिपेंडेंट हैं। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15 से 20% है। एवरेज इंडियन की इनकम सिर्फ $2800 सालाना यानी करीब $19,000 महीना है, जबकि जापान में यही इनकम $34,000 से ऊपर है, करीब $2,40,000 महीना। जापान में यूनिवर्सल हेल्थ केयर है, बुलेट ट्रेन्स हैं और वर्ल्ड क्लास एजुकेशन जैसी सुविधाएं हैं। सवाल सीधा है, क्या इंडिया का जीडीपी रैंकिंग में जापान से ऊपर जाना हमारी जिंदगी को जापान जैसा बना रहा है, या ये सिर्फ एक टीवी और पॉलिटिकल स्पीच का इल्यूजन है? इस वीडियो में हम IMF डेटा, रियल नंबर्स और ग्राउंड रियलिटी की मदद से जानेंगे कि जीडीपी का ये जश्न असली है या सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। सबसे पहले सरकार और मीडिया के दावों को समझते हैं। मोदी सरकार के बड़े अधिकारी और बीजेपी के नेता लगातार पब्लिक में यह कहते हैं कि इंडिया ने जापान को पीछे छोड़ दिया है और अब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम ने मई 2025 में साफ साफ कहा था, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी एज आई स्पीक। वी आर अ $4 ट्रिलियन इकोनॉमी। इंडिया टुडे इज लार्जर देन जापान। We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak. And this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. लेकिन जब IMF का असली ऑफिशियल डेटा देखा तो ये दावा पूरी तरह गलत साबित होता है। ये जो इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला दावा किया जा रहा है वो असल में फ्यूचर प्रोजेक्शन है, यानी आने वाले समय का सिर्फ अनुमान है। अगर सीधी भाषा में समझिए तो इंडिया और जापान के जीडीपी नंबर्स में जो डिफरेंस है वो सिर्फ $1 अरब का है, यानी $1 बिलियन का। ये बहुत छोटा गैप है और ये गैप सिर्फ करेंसी फ्लक्चुएशन यानी जापानीज येन और इंडियन रूपी के एक्सचेंज रेट के उतार चढ़ाव पर डिपेंड करता है। पिछले 5 सालों में येन ने अपनी वैल्यू करीब 37% खो दी है। इसी वजह से जापान का जीडीपी डॉलर्स में गिर गया है और इस करेंसी के गिरने का फायदा उठाकर इंडिया की रैंकिंग ऊपर दिखाई जा रही है। इसलिए जीडीपी रैंकिंग में ऊपर जाने का असली कारण ये नहीं है कि इंडिया में कोई अचानक इकोनॉमिक बूम आया हो, लेकिन असली कारण ये है कि जापान की करेंसी की वैल्यू थोड़ी गिर गई। मोदी है तो मुमकिन है। सरकार बार बार कह रही है कि जीडीपी में इंडिया का नंबर बढ़ गया है, लेकिन अगला सवाल यही है कि क्या जीडीपी बढ़ने से असली प्रॉस्पेरिटी आती है? ये समझना बहुत जरूरी है कि जीडीपी बड़ा होना और प्रॉस्पेरिटी यानी असली खुशहाली दो अलग अलग चीजें हैं। जीडीपी बड़ा होना एक बात है और आम आदमी के हाथ में पैसा बढ़ना दूसरी बात। इंडिया का जीडीपी इसलिए बड़ा है क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है, लेकिन इससे यह साबित नहीं होता कि एक एवरेज इंसान की इनकम, उसकी सेविंग्स, उसकी स्पेंडिंग पावर बेहतर हुई है। ये सिर्फ एक बड़ा नंबर है, लेकिन प्रॉस्पेरिटी तब मानी जाएगी जब हर नागरिक की एवरेज इनकम बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव होगा, हेल्थ और एजुकेशन बेहतर होंगे। यहाँ कितना तकलीफ से रह रहे हैं उन लोग को कब पता चलेगा? जब आप किसी के करीब आइएगा। आप आइए 2-4 दिन मेरे साथ रहिए, तब आपको पता चलेगा हम कितना तकलीफ में रहते हैं। कभी कभी मन करता है आदमी की जाए गंगा मैया में विसर्जित हो जाए। अब क्वालिटी ऑफ लाइफ को देखिए। जापान के लोग यूनिवर्सल हेल्थ केयर का फायदा उठा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वहां हर नागरिक को बेसिक से एडवांस्ड इलाज तक आसानी से मिलता है। वहां अस्पताल में लाइनें नहीं लगती। हेल्थ केयर वहां लग्जरी नहीं, बेसिक सुविधा है। इंडिया की हेल्थ केयर की असली हालत देख लीजिए। यहाँ आज भी सरकारी अस्पतालों की हालत खराब है। प्राइवेट हॉस्पिटल्स इतने महंगे हैं कि आधी से ज्यादा पॉपुलेशन उन्हें अफोर्ड ही नहीं कर पाती। कोविड की सेकेंड वेव में हमने देखा था कि ऑक्सीजन हो या बेड्स हो या फिर मेडिसिन तक सबकी भारी कमी थी। ये हालत क्या वाकई डेवलप्ड इकोनॉमी की निशानी है? मोदी है तो मुमकिन है। जापान में बुलेट ट्रेन्स दशकों से चल रही हैं। लोग लंबी दूरी आसानी से कुछ घंटों में तय कर लेते हैं। वहां का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना एफिशिएंट और एडवांस्ड है कि लोग गाड़ी की जरूरत महसूस ही नहीं करते। अब इंडिया को देखिए, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट सालों से सिर्फ बातों और डिलेज में फंसा हुआ है।
यहाँ आज भी लोग बेसिक ट्रेन्स में ओवर क्राउडिंग, डिलेज और सेफ्टी की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। इंडिया की ट्रेन्स की असली तस्वीर क्या वाकई किसी डेवलप्ड नेशन से मैच करती है? जापान का एजुकेशन सिस्टम ग्लोबली टॉप रैंक पर है। वहां की यूनिवर्सिटीज दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट्स में काउंट होती है। जापान का लिटरेसी रेट लगभग 99% है। हर नागरिक पढ़ा लिखा है। इंडिया में लिटरेसी रेट 76% है और रूरल एरियाज में तो फीमेल लिटरेसी इससे भी नीचे है। हमारे देश में लाखों बच्चे बेसिक स्कूलिंग तक पूरा नहीं कर पाते। क्या जीडीपी रैंकिंग बदलने से एजुकेशन की असली तस्वीर बदली? क्वालिटी ऑफ लाइफ को और गहराई से समझने के लिए लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखिए। जापान में एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 85 साल है और इंडिया में सिर्फ 72 साल। मतलब एक एवरेज जापानीज आदमी इंडिया के एवरेज आदमी से लगभग 13 साल ज्यादा जीता है। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये सीधा संकेत है वहां के न्यूट्रिशन, हेल्थ केयर और लाइफस्टाइल की क्वालिटी का। ये असली फर्क है जो सिर्फ जीडीपी रैंकिंग से मिट नहीं जाता। इंडिया के 80 करोड़ लोग यानी आधे से ज्यादा पॉपुलेशन आज भी फ्री राशन पर डिपेंडेंट है। ये वो लोग हैं जो बाजार से बेसिक राशन भी खरीदने लायक नहीं है। सरकार के दिए गए फ्री राशन के बिना इनका गुजारा मुश्किल है। इतनी बड़ी आबादी को सरकार फ्री राशन पर पाल रही है। क्या यही 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी की असली तस्वीर है? मोदी है तो मुमकिन है। यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो आज इंडिया में 15 से 20% युवा बेरोजगार हैं। हर 5 में से एक नौजवान या तो बेरोजगार है या अपनी क्वालिफिकेशन से नीचे की जॉब करने पर मजबूर है। Hundreds of applicants, just a handful of openings. Sites like this one have become commonplace in India. Around 30% graduates in India cannot find a job. It's among the highest rates globally. बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। देखा जाए तो आजकल के दौर में हम लोग ग्रेजुएशन करने के बाद इधर उधर भटकते रहते हैं पर कहीं जॉब नहीं मिलती है। इंजीनियरिंग, MBA, ग्रेजुएट डिग्रीज होने के बाद भी यूथ घर पर बैठा है। ये हालत कोई छोटी प्रॉब्लम नहीं है, ये एक मेजर क्राइसिस है। He's a university graduate with a manufacturing diploma. आओ ले जाओ स्कर्ट प्लाजो। But after searching for years, the only job he could find was at this flea market in Delhi, where he's now a salesman. जीडीपी का नंबर बदल गया लेकिन नौकरियों की हालत क्यों नहीं बदली? एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी की बैकबोन उसका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, लेकिन इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सिर्फ 14 से 17% के बीच कंट्रीब्यूट करता है। देश की आधी से ज्यादा वर्कफोर्स आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर में है, जिसका जीडीपी कंट्रीब्यूशन सिर्फ 18% है। यानी आधी आबादी ऐसी जगह फंसी है जहां काम ज्यादा है लेकिन कमाई कम। यह असली ग्राउंड रियलिटी है, जीडीपी की हेडलाइन में छुपाए जाने वाली ग्राउंड रियलिटी। जीडीपी का असली ग्रोथ तब माना जाता है जब जॉब्स पैदा हों, मैन्युफैक्चरिंग बढ़े, एक्सपोर्ट्स बढ़े और लोगों की जिंदगी में विजिबल बदलाव आए। लेकिन इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पिछले 60 सालों में सबसे लो पर है। आत्मनिर्भर भारत का नारा खूब लगाया गया। जहाँ पहले अक्सर विदेशी उत्पाद ही बाजारों में छाए रहते थे, तो वहीं अब भारत की बनी चीजें देश और दुनिया में अपना परचम फहराएंगी। दुनिया के किसी भी देश में जाकर के बेचिए, लेकिन निर्माण यहाँ कीजिए, मैन्युफैक्चर यहाँ कीजिए। We want to make India a global manufacturing destination. लेकिन जमीन पर रियलिटी क्या है? इंडिया आज भी अपने एक्सपोर्ट्स के लिए 68% इनपुट्स चाइना से इंपोर्ट करता है। हमारे देश का ट्रेड डेफिसिट यानी कि व्यापार घाटा $100 बिलियन से भी ज्यादा हो गया है। आत्मनिर्भर भारत का नारा सिर्फ टीवी पर सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन असली में हम इंपोर्ट्स पर हेवीली डिपेंडेंट हैं और एक्सपोर्ट्स कम हो रहा है। India is not yet among the top 5 nations which have increased their share of exports in major labor-intensive sectors. I think in some areas we've done a lot. As I said, infrastructure we've done a lot. That's been very useful. But we need to check the other places. सच्चाई ये है कि मोदी जी का मेक इन इंडिया फेल हो गया। FDI को लेकर भी मोदी सरकार का दावा था कि अब इंडिया मैन्युफैक्चरिंग का ग्लोबल हब बनेगा, लेकिन जमीनी सच्चाई ये है कि FDI रिस्ट्रिक्शंस की वजह से बड़ी इंटरनेशनल कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इंडिया में सेटअप करने को कतरा रही हैं। Elon Musk is ready to manufacture a textile in India. There is no problem. We have got the all competency. The vendors are available. We have got the all type of technology, and because of that, he can reduce the cost. But our request to him is that you come to India, start manufacturing here. India is a huge market. The export availability, everything, ports are available. They can make their export from India, and he is welcome.
We is welcome in India. We don't have any. टैक्स बर्डन की अगर बात करें तो मोदी सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्सेस को 30% से घटाकर 22% कर दिया था। इसका सीधा फायदा किसको मिला? कॉर्पोरेट्स को। Early Diwali bonus for companies. Finance Minister Nirmala Sitharaman has slashed the corporate tax rate to 22% to boost flagging growth. This amounts to an effective tax rate of 25% after factoring in the surcharge. जबकि आम मिडिल क्लास और गरीब आदमी दोनों पर इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते गए। जीएसटी ने बेसिक चीजों को महंगा कर दिया। पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज और टैक्सेस की वजह से महंगाई लगातार बढ़ी। इसका मतलब हुआ कि देश की जीडीपी ग्रोथ का फायदा सिर्फ कॉर्पोरेट्स और बड़े बिजनेस ग्रुप्स को मिला, जबकि एवरेज इंसान की जेब लगातार खाली हुई। विपक्ष के नेता जयराम रमेश और राहुल गांधी तक ने पार्लियामेंट में यह मुद्दा उठाया कि आज इंडिविजुअल्स और मिडिल क्लास लोग कॉर्पोरेट से ज्यादा टैक्स का बोझ उठा रहे हैं। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा। ये कैसी प्रॉस्पेरिटी है जिसमें जीडीपी का फायदा ऊपर के 1% जनता तक सीमित हो गया है, बाकी जनता टैक्स का बोझ झेल रही है। भारत अगर तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बन जाता है ना, तब भी पर कैपिटा इनकम और क्वालिटी ऑफ लाइफ में डेवलप्ड कंट्रीज से हम बहुत पीछे रहेंगे। चाइना को देखिए, उन्होंने $4 ट्रिलियन का आंकड़ा आज से करीब 1 दशक पहले पार किया था। जब चाइना $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना था, तब उनकी पर कैपिटा इनकम इंडिया से ज्यादा थी। आज चाइना की पर कैपिटा इनकम $13,000 के ऊपर है, जो इंडिया की करंट पर कैपिटा इनकम से लगभग 4 गुना ज्यादा है। चीन का असली विकास इसलिए हुआ क्योंकि वहां मैन्युफैक्चरिंग, एजुकेशन, हेल्थ केयर और इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार हुए। क्या इंडिया ने इन सेक्टर्स में उसी स्पीड से तरक्की की? असल में जीडीपी का ये नंबर सिर्फ ऑप्टिक्स का खेल है। करेंसी फ्लक्चुएशन, पॉपुलेशन की वजह से बड़ा हुआ है, लेकिन ग्राउंड पर ना हेल्थ केयर की क्वालिटी सुधरी, ना एजुकेशन की, ना लोगों की एवरेज इनकम बढ़ी है। इंडिया आज भी प्रॉस्पेरिटी से दूर है। सिर्फ एक जीडीपी रैंकिंग से क्या वाकई आपकी, मेरी या किसी और की जिंदगी बदल गई है? क्या हॉस्पिटल की लाइनें छोटी हुई हैं? क्या स्कूल बेहतर हुए हैं? क्या हमारी जिंदगी सच में डेवलप्ड हुई है? एक और फैक्टर है ब्रेन ड्रेन। इंडियन यूथ पढ़ा लिखा है, स्किल्ड है, लेकिन उनके लिए नौकरियां ही नहीं है। इसी वजह से इंडिया में लगातार ब्रेन ड्रेन हो रहा है। पिछले कुछ सालों में लाखों एजुकेटेड इंडियंस देश छोड़ चुके हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिशियल डेटा के मुताबिक सिर्फ 2022 में 2,25,000 लोगों ने सिटीजनशिप छोड़ी थी, और 2024 तक ये संख्या करीब 3,20,000 तक पहुंच चुकी है। Indians, they migrated to rich countries in the highest numbers, and that's not all. Indians also led the race in getting foreign citizenship. Most of them chose America, and guess what? India and Canada may be at odds, but Indians continue to get Canadian citizenship. The highest number of foreign nationals acquiring Canadian citizenship were Indians. The question is why? Why are so many Indians renouncing the Indian citizenship? हर साल 13 लाख से ज्यादा इंडियन स्टूडेंट्स बाहर पढ़ाई करने जाते हैं, जिनमें से अधिकतर वापस लौटने की बजाय विदेश में ही नौकरी कर रहे होते हैं। मोदी सरकार इस ब्रेन ड्रेन को भी अचीवमेंट की तरह पेश करती है, डायस्पोरा पावर के तौर पर। लेकिन असलियत यह है कि जब स्किल्ड यूथ देश छोड़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि इंडिया अपने यूथ को क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी जॉब्स, अच्छी लाइफस्टाइल और बेटर अपॉर्चुनिटीज देने में फेल हो रहा है। यंग जनरेशन्स के लिए यह मजबूरी बन चुकी है कि वो बेहतर जिंदगी के लिए देश छोड़ दें। ये जीडीपी की ग्रोथ है या फेलियर? जीडीपी का असली मकसद होना चाहिए लोगों की जिंदगी में बदलाव। जब तक एक एवरेज इंडियन की पर कैपिटा इनकम और क्वालिटी ऑफ लाइफ जापान या बाकी डेवलप्ड कंट्रीज की तरह नहीं बनती, तब तक जीडीपी का ये नंबर सिर्फ टीवी का नंबर है, असली जिंदगी का नहीं। और मोदी सरकार का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला दावा सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। मोदी है तो मुमकिन है। तो अब सवाल आपसे, क्या आप जीडीपी के इस नंबर को देखकर खुश हैं? क्या आप मानते हैं कि इंडिया सच में जापान बन गया है, या आपको भी दिख रहा है कि ये बस एक पॉलिटिकल इल्यूजन है, ग्राउंड रियलिटी नहीं? अगर आपको लगता है कि जनता का फैक्ट्स जानना जरूरी है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए, और सबसे जरूरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह है नो नॉनसेंस मुद्दे की बात बिना बकवास।